नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर एस.एन. महावर। आज का शिक्षण बिंदु है राणा सांगा और बाबर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक राणा सांगा और बाबर के बारे में। यद्यपि राणा सांगा ने भारत के शक्तिशाली सुल्तानों को पराजित कर संपूर्ण भारत में ख्याति अर्जित कर ली थी, परंतु उसे अब उसके समान ही साहसी एवं पराक्रमी से मुकाबला करना था, और वह पराक्रमी था जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की गणना एशिया के श्रेष्ठ एवं सम्मानित शासकों में की जाती है। बाबर ने भी राणा सांगा की भांति जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। मध्य एशिया में फरगना और समरकंद के अपने पैतृक राज्यों को खोने के बाद वह काबुल का नया राज्य प्राप्त करने में सफल रहा, किंतु बाबर जैसा महत्वाकांक्षी शासक छोटे से काबुल के राज्य से संतुष्ट नहीं हो सकता था। अतः जब मध्य एशिया में वह अपना साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहा, तब उसने हिंदुस्तान को जीतने का निश्चय किया। संयोगवश सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय सत्ता लड़खड़ाने लग गई। इब्राहिम लोधी के व्यवहार से अनेक लोधी सरदार असंतुष्ट होकर उसके विरुद्ध बन गए थे। उनमें से कुछ लोधी सरदारों ने इब्राहिम लोधी के विरुद्ध बाबर से सहायता मांगी। बाबर तो ऐसे अवसर का इंतजार ही कर रहा था, अतः लोधी सरदारों का निमंत्रण मिलने पर उसने हिंदुस्तान को जीतने और वहां अपना साम्राज्य स्थापित करने का संकल्प कर लिया। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में उससे सुल्तान इब्राहिम लोधी परास्त होकर मारा गया। इस निर्णायक विजय के फलस्वरूप बाबर दिल्ली व आगरा का स्वामी बन गया, परंतु भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए यह विजय पर्याप्त नहीं थी। पानीपत की विजय के बाद भी बाबर अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था। बिहार और उत्तर प्रदेश में अफगान अपनी शक्ति संगठित कर रहे थे, और जो पानीपत में पराजित हो चुके थे वे कालपी, कन्नौज, इटावा, धौलपुर, ग्वालियर आदि स्थानों पर जाकर वहां के शासक बन गए थे। इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी अफगानों की शक्ति को संगठित कर रहा था। राजस्थान में राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत भी शक्तिशाली बन चुके थे। अतः भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने तथा सर्वोच्च सत्ता ग्रहण करने के लिए इन सभी शक्तियों को परास्त करना अनिवार्य था। किंतु प्रश्न यह था कि पहले अफगानों से निपटा जाए अथवा राजपूतों से। बाबर के विचार में अफगानों से भी अधिक खतरा राणा सांगा से था, क्योंकि बाबर के समान राणा सांगा भी भारत में अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने की आकांक्षा रखता था। अतः पहले किसी शत्रु से निपटा जाए, इस प्रश्न पर विचार करने के लिए बाबर ने अपनी सैन्य समिति की बैठक बुलाई। सैन्य समिति ने बाबर को पहले अफगानों से निपटने का परामर्श दिया, किंतु बाबर ने सांगा की शक्ति और महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए समिति के परामर्श को ठुकरा दिया तथा पहले सांगा से निपटने का निश्चय किया। तदनुसार बाबर ने अपनी सैनिक तैयारियां प्रारंभ कर दी। संघर्ष के कारण। राणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष के अनेक कारण थे, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में युद्ध का कारण राणा सांगा द्वारा संधि भंग करने और विश्वासघात करना बताया है। बाबर ने लिखा है कि जब हम लोग काबुल में थे तो राणा सांगा के दूत ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की, और यह निश्चय हुआ था कि सम्मानित बादशाह उस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर देगा। मैंने इब्राहिम लोधी को पराजित भी कर दिया,
दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार भी जमा लिया, किंतु इस काफिर के किसी और हिलने के चिन्ह भी दृष्टिगत नहीं हुए। इस कथन को आधार बनाकर रसब्रुक विलियम सहित कुछ इतिहासकार राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाते हैं और दोनों के मध्य संघर्ष का मूल कारण भी मानते हैं। लेकिन बाबर ने सांगा पर जो आरोप लगाया वह मूल तथ्यों से परे है। वस्तुतः राणा सांगा ने अपना कोई दूत बाबर के पास काबुल नहीं भेजा था। इस कथन के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। नंबर 1, यदि सांगा ने अपना दूत बाबर के पास भेजा होता तो बाबर के अतिरिक्त अन्य समकालीन मुगल या अफगान लेखकों ने अवश्य ही उसका उल्लेख किया होता। बाबर के अतिरिक्त किसी भी समकालीन इतिहासकार ने इसका उल्लेख नहीं किया है, अतः सांगा द्वारा दूत भेजने की बात मान्य नहीं हो सकती। बाबर को राणा सांगा के सहयोग की आवश्यकता थी, न कि सांगा को बाबर के सहयोग की। राणा सांगा, जिसने इब्राहिम लोधी को पहले ही परास्त कर दिया था, उसके प्रभुत्व की तूती उत्तर भारत, मध्य भारत, गुजरात और मालवा में बोल रही थी। उसे बाबर को आमंत्रित करने की क्या आवश्यकता थी? यह आवश्यकता बाबर को हो सकती थी क्योंकि वह एक अनजान देश में आ रहा था, इसलिए बाबर ने ही सांगा के पास अपना दूत भेजा था। नंबर 2, राणा को हिंदुस्तान में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाह्य शक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं थी और यह राजपूतों की परंपरा के प्रतिकूल बात थी। नंबर 3, बाबर ने अपनी आत्मकथा में आलम खां लोधी तथा दौलत खां लोधी से की गई संधियों का विस्तृत ब्यौरा दिया है। फिर उसने राणा सांगा के साथ की गई संधि या समझौते का विवरण क्यों नहीं दिया, क्योंकि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। नंबर 4, यदि सांगा बाबर के साथ कोई समझौता करता तो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम के विरुद्ध बाबर की सहायता अवश्य करता, क्योंकि राजपूत वचन के पक्के होते हैं। नंबर 5, यदि राणा ने बाबर को आमंत्रित किया होता तो इब्राहिम का छोटा भाई महमूद लोधी खानवा के युद्ध में राणा के साथ न होता। नंबर 2, राणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष का एक कारण महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष था। बाबर द्वारा पानीपत का युद्ध जीतने के पहले राणा सांगा का विचार था कि बाबर अपने पूर्वज तैमूर की भांति दिल्ली सल्तनत को लूटकर तथा वहां से धन बटोरकर वापस चला जाए। परंतु पानीपत के युद्ध के बाद जब बाबर ने अपने सेना नायकों की राय के विरुद्ध भारत में ही रहने का निश्चय कर लिया, तब सांगा ने सोचा कि बाबर उसके लिए भयंकर प्रतिद्वंदी सिद्ध हो सकता है, अतः उसने बाबर को चुनौती देने का निश्चय कर लिया। नंबर 3, पानीपत के युद्ध के बाद राणा सांगा की गतिविधियों ने बाबर को राणा सांगा से लड़ने के लिए विवश कर दिया था। पानीपत के युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोधी की पराजय की सूचना मिलते ही राणा सांगा ने राजस्थान के उन भूभागों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया जो कभी दिल्ली सल्तनत के अधीन थे। सांगा ने रणथंबोर से 10 मील दूर स्थित खंडार के दुर्ग और उसके आसपास के लगभग 200 गांवों पर अधिकार कर लिया, जिससे इस क्षेत्र के अनेक मुस्लिम परिवारों को बेघर होना पड़ा। इससे बाबर का क्रोधित होना आवश्यक था। नंबर 4, राणा सांगा और बाबर के बीच वैमनस्य का एक अन्य कारण सांगा द्वारा बाबर के अफगान शत्रुओं को आश्रय एवं सहयोग देना था। इब्राहिम लोधी का छोटा भाई महमूद लोधी राणा सांगा की शरण में पहुंच चुका था तथा कुछ विद्वानों के अनुसार राणा सांगा ने उसे दिल्ली का सुल्तान स्वीकार कर लिया था। हसन खां मेवाती भी अपनी सेना सहित राणा सांगा के पास आ गया था। सांगा ने बाबर के इन शत्रुओं के साथ मिलकर बाबर को भारत से बाहर खदेड़ने की योजना पर विचार विमर्श करना प्रारंभ कर दिया था। यह अफगान राजपूत गठबंधन बाबर के लिए एक भयंकर चुनौती थी तथा बाबर के भयभीत होने का कारण था। बाबर चाहता था कि अन्य अफगान राणा से सहयोग करें
उससे पहले ही सांगा की शक्ति नष्ट कर दी जाए। नंबर 5, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार दोनों के बीच संघर्ष का कारण दोनों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारधारा थी। राणा अपने आप को हिंदू धर्म एवं संस्कृति का रक्षक समझता था। उसका मानना था कि बाबर का सत्ता संपन्न होना हिंदू धर्म एवं संस्कृति के लिए घातक है। इसके विपरीत बाबर अपने आप को इस्लाम धर्म का पोषक मानता था। डॉक्टर शर्मा का कथन ठीक मालूम नहीं होता, क्योंकि सांगा यदि हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षार्थ ही बाबर से युद्ध करता तो वह अफगानों का सहयोग कभी प्राप्त नहीं करता। दूसरी ओर बाबर भी इस्लाम के अनुयायी अफगानों का रक्त बहाकर सांगा का राज्य नहीं छीनता। अतः दोनों ही भारत में सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहते थे और इस राजनीतिक उद्देश्य में धार्मिक भावना का कोई स्थान नहीं था। यदि दोनों के मन में इस प्रकार की भावना का कुछ अंश रहा भी होगा तो उसे नगण्य ही कहा जाएगा। तो बच्चों, आज आपने जाना राणा सांगा और बाबर के बारे में। आशा करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।